हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है ये। इससे पहले के वीडियो में हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश और खिलजी वंश, ये तीन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने देखा। आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश से। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा जो था वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो वो कौन बना था? गाजी मलिक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, ये दोनों एक ही आदमी था। ये एक्चुअली हुआ क्या था कि जो खुसरो खां था उसको पराजित करके ये 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। एक चीज और याद रखिएगा, ये गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन के समय में जो अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया गया था, मतलब जो अलाउद्दीन के समय जो ली गई भूमि थी उसको यह पुनः लौटा दिया था और इसने एक तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर भी स्थापित किया था। नेक्स्ट है हमारा कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। देखिए गाजी मलिक अभी हम लोगों ने देखा है, गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश। और ये 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है हमारा कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से याद रखिएगा, इसने एक नया नगर भी स्थापित किया था, साथ ही साथ तुगलकाबाद नाम का, जो कि दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर स्थित था। और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, जिस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इससे याद रखिएगा, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का भी निर्माण करवाया था। ये जो था गयासुद्दीन तुगलक, वो भू राजस्व की दर को 1/3 भी कर दिया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। तो देखिए अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाम वंश कब से कब? 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो सबसे अधिक यहाँ पूछ रहा है, सबसे अधिक कौन होगा? तुगलक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गयासुद्दीन के बाद जूना खां के नाम, जूना खां इसका नाम था, जूना खां जो था वही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और यह जो था वो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था, जो कि 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट है हमारा कि अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोही एक कृषि के लिए एक नया विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस विभाग का जो मुख्य कार्य था वो कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि जो था वो कृषि कार्य के अधीन लाना था। एक चीज और याद रखिएगा, यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था यह भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती भी करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई। फसल चक्र की योजना मतलब हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई थी उस पर। तो ये किसने किया है? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारा कि दीवाने कोही किससे संबंधित है। देखिए दीवाने कोही की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा अमीर कोही या दीवाने कोही, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था और फिर उसका नाम जो था वो दौलताबाद रखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, जो आप लोग एक इतिहासकार का नाम सुने होंगे बर्नी, तो इस बर्नी के अकॉर्डिंग मतलब बर्नी का ये कहना था कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण ही ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया था।
नेक्स्ट है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो ये किसने दिया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था? तो ये किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो सांकेतिक मुद्रा था उसके अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए थे, जिसका जो मूल्य है वो चांदी के रूप में टंका के बराबर होता था। एक्चुअली देखिए, जो जितने भी आधुनिक इतिहासकार हैं ना, उनका ये कहना है कि उसके संपन्न में क्या, उसके टाइम में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या हुआ था कि संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ज़्यादा ही कमी हो गई थी। इसी के कारण उसने अपने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो कि कांसा और तांबा का था। लेकिन अगर आप बर्नी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, बर्नी का कहना यह था कि खजाने में धन की कमी हो गई थी और साम्राज्य विस्तार के नीति को कार्य रूप में परिणित करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सांकेतिक मुद्रा चलाया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ये असफल सिद्ध हुई, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये गलत है, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की जो टोकन मुद्रा था वो जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी फिरकों के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि ए सही है और ये आर जो है वो गलत है। नहीं सॉरी, देखिए यहाँ कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक जो है वो मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुआ, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण भी नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है, क्योंकि देखिए सांकेतिक मुद्रा जो था उसकी असफलता का मुख्य कारण ही था कि सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण न होना, और जो मुद्रा था वो चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया था, जिसके कारण अनेक जो जाली टकसाल थे वो बन गए थे और जो लगान आने लगा वो जाली सिक्कों से आने लगा था। इसके कारण ऐसा कुछ हो गया था। नेक्स्ट है हमारा कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये अफ्रीकी मोरक्को का यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। लगभग 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो ये भी हम लोगों ने देखा कि इब्न बतूता जो था वो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता से याद रखिएगा, इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला, उसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट हमारा कि किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो ये इब्न बतूता ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। नेक्स्ट हमारा कि होली त्यौहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये दिल्ली के जितने सुल्तान थे उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा एक प्रथम सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्योहारों और खास करके होली में भाग लेता जरूर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई व उन्हें राजा से? यह मोहम्मद बिन तुगलक के ही मृत्यु पर कही गई थी। आपने उस इतिहासकार का नाम सुना होगा जिसका नाम था बदायूनी। उसने ये लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कब? जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1351 में मर गया था उसके बाद। नेक्स्ट हमारा, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा से सुल्तान को मुक्ति मिल गई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि शिष्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो नियुक्ति के लिए एक दफ्तर भी खोला था और प्रत्येक मनुष्य को उसके गुण और योग्यता को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसको अधिक से अधिक लोगों को वो नियुक्ति करता था और बेकारी की समस्या को हल करने का भी समाधान निकाला था। नेक्स्ट हमारा कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक से एक चीज और याद रखिएगा, सबसे अधिक दासों की संख्या भी जो था वो इसी के समय में था। नेक्स्ट हमारे, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वो कौन था? दीवाने खैरात भी स्थापित करने वाला जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो दीवाने खैरात स्थापित किया था उसमें गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता मिलता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों को विवाह की व्यवस्था कराई जाती थी।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? अभी हम लोगों ने देखा किसे, फिरोज शाह तुगलक जो था उसको दासों का बहुत शौक था और उसकी इस समय में दासों की जो संभवतः संख्या थी वो लगभग 1,80,000 तक पहुंच चुकी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। और इन दासों के देखभाल के लिए उसने एक पृथक विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदेगान। नेक्स्ट हमारा मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था, यह गलत है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन जो था एक नया सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना करवाया था। ठीक है, तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ना होकर बलबन होना चाहिए। आगे कह रहा है कि बलबन ने अपने सेना को घोड़ा दागने की पद्धति शुरू की थी, ये भी गलत है क्योंकि घोड़ा दागने की पद्धति जो है वो बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसके चाचा बैठे, तो ये भी गलत है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो चचेरा भाई हुआ फिरोज शाह तुगलक वो गद्दी पर बैठा था, तो ये भी गलत है। फिर आगे कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो था वो गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदेगान की स्थापना किया था। आगे हमारा कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा इसने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था, एक नया सिंचाई कर भी लगाया था जो कि उपज का 1/10 भाग हुआ करता था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला ये पहला मुसलमान शासक भी था। साथ ही साथ इसने 300 नए नगरों का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो नहरों का एक बड़ा जाल बिछाया था और सिंचाई के लिए जो भी लोग नहरों के पानी का प्रयोग में लाते थे उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये अभी हम लोगों ने देखा फिरोज शाह तुगलक ही था जो कि उपज का कितना लगाता था? 1/10 भाग लगाता था। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर जो कौन कौन सा था? खराज, खुम्स, जजिया और जकात वसूल करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? अभी हम लोगों ने देखा किस सुल्तान ने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक जो घोषणा किया था कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगेगा, उसके बाद क्या हुआ था कि दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया था और अंत में दिल्ली के कुछ अन्य हिंदुओं जो थे वो ब्राह्मणों के हिस्सों का जजिया कर स्वयं देने का निर्णय ले लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये कौन किया था? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था वो बागवानी में उसकी काफ़ी अभिरुचि थी, इसके कारण वो दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे और अब वो जो बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी काफ़ी उपाय किया था। फिरोज शाह तुगलक से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की भी रचना की थी। नेक्स्ट हमारा कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की यही विशेषता ही रही थी कि वो जो था वो अपने पूर्ववर्ती राजाएं थे और जो कलीन पुरुषों थे उनके भवनों की मरम्मत कराने और उन्हें पुनर्निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया था और यही रीजन था कि वो 2 अशोक स्तंभ जो कि टोपरा और मेरठ से था उसको दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है वो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हमारा दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसके दोनों संप्रदायों के लोगों में मतलब हिंदू और मुस्लिम में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में दलायते फिरोज शाही नाम से भी अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। साथ ही साथ इसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी और उसमें कुछ कुशल हकीम भी रखे थे। नेक्स्ट हमारा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो अभी हम लोगों ने देखा दारुल सफा क्या था, एक खैराती अस्पताल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सुल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए तुगलक राजवंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो अंतिम शासक था नासिर उद्दीन महमूद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता होगा कि इसी के बारे में एक
कथन भी प्रचलित था, कहा जाता था कि शहंशाह की सल्तनत जो है वो दिल्ली से पालन तक फैली हुई है, मतलब इसका शासन जो था वो दिल्ली से पालन तक ही रह गया था। तो इस पर कटाक्ष करते हुए कहा गया था कि ऐसा शहंशाह है कि जिसकी सल्तनत जो है वो दिल्ली से पालन तक फैली हुई है। एक चीज़ और याद रखिएगा, नासिर उद्दीन महमूद के समय ही तैमूरलंग जो था वो 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था तथा इसके शासनकाल में ही ख्वाजा जहां जो था वो जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अभी हम लोगों ने देखा किसके शासनकाल में, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में। ये चूंकि ऑप्शन गलत है, यहाँ देख लीजिए, इसको यूपीपीएससी जो है वो बाद में इस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया था। यहाँ सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, और कब, 1398 में। क्लियर है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय ये आक्रमण करता है, और फिर 1399 में जो तैमूर है वो फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार और जम्मू होते हुए वापस लौट जाता है। जाने से पहले ये जो था वो खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त करके चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूरलंग जो है वो 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398। नेक्स्ट है हमारा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो देखिए, तैमूर का आक्रमण कब होता है, 1398 में होता है, और इसके बाद फिर सैयद वंश आ जाता है जो कि 1414 से लेकर कब तक रहता है, 1451 तक रहता है। और इस सैयद वंश का संस्थापक कौन रहता है, खिज्र खां, जो कि कौन था, तैमूरलंग का सेनापति था। नेक्स्ट हमारा, ये निम्न को उसके कालानुक्रम क्रमबद्ध करने के लिए कह रहा है। पहला है रुकनुद्दीन, ये जो था वो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, लेकिन जबकि इल्तुतमिश जो था वो रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसके बाद अगर बात करते हैं मुबारक खान की, तो मुबारक खान जो है वो 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली के सुल्तान बनता है। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो ये 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। और वहीं अगर आलम शाह की बात करते हैं तो ये 1445 से लेकर 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। तो अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा, जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था कुछ तुगलक वंश से क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक का घटना चक्र का, वो है लोधी वंश। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लोधी वंश से इंपॉर्टेंट देखते हैं। लोधी वंश का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन जो है वो अफगान मूल के थे। तो अफगान मूल के यही लोधी वंश के शासक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करते हैं तो लोधी वंश के ही जो शासक थे वो अफगान मूल के थे। लोधी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोधी के द्वारा 1451 में किया गया था, और इस वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। और अंतिम लोधी शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था, फिर जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर जो है वो मुगल वंश की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली में राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम आप देखिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बहलोल लोधी, फिर आता है सिकंदर शाह और फिर आता है इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक, फिर आता है सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक, फिर आता है इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से लेकर 1526 तक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा, महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो महाराणा संगा जो है इब्राहिम लोधी को खतौली को युद्ध जो कि 1518 में होता है उसमें परास्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इब्राहिम लोधी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले था सिकंदर लोधी, और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मौत हो जाती है 1517 में। फिर उसका पुत्र मतलब सिकंदर लोधी का जो पुत्र है इब्राहिम लोधी, वो आगरा के सिंहासन पर बैठता है और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार जाता है और मारा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो आगरा बसाने वाला था सिकंदर लोधी ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। और कब बसाया था ये भी याद रखिएगा, 1504 में। 1504 में सिकंदर लोधी जो था वो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक शहर का स्थापना किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, सिकंदर लोधी जो था वो नाप का एक नया पैमाना भी चलाया था, गजे सिकंदरी, जो कि इसी के प्रारंभ में आरंभ हुआ था। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा सिकंदर लोधी से, इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है। ये सिकंदर लोधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमानों स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट हमारा कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो ये किसको जाता है, ये जाता है, कह रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने
एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आगरा को राजधानी बनाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है। अब ये आपको बताना है, तो ये किसको जाता है, सिकंदर लोदी को ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। क्लियर है। चल नेक्स्ट है हमारा कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा अभी हम लोगों ने देखा कब, 1504 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। तो ये भी सिकंदर लोदी ही किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना किया है सिकंदर लोदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है वो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो ये अन्न के ऊपर कर भी समाप्त किया था सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था वो भूमि के मापन के लिए एक समान गज का परिचालन भी किया था, जो कि गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस गज का जो प्रयोग है वो बाद में कालांतर में भी शेरशाह और अकबर के द्वारा अपने शासनकाल में किया गया था। ये जो सुल्तान सिकंदर जो था वो अनाज से जकात यानी संपत्ति कर को समाप्त भी किया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। सबसे पहले आया गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, फिर आया खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर आया तुगलक वंश जो कि सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करता है 1320 से लेकर 1398 तक, फिर आता है सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 तक, फिर आता है लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 तक शासन करता है। नेक्स्ट हमारा इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था। गुलाम वंश का देखिए बलबन तो था गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था। इब्राहिम लोदी नहीं था, इब्राहिम लोदी लोधी वंश का था। और ये जो था वो 1517 में आगरा के सिंहासन पर बैठता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो आप लोग पता ही है 1206 से लेकर 1210 तक गुलाम वंश। इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो 1210 से लेकर 1236 तक गुलाम वंश। बलबन की अगर बात करते हैं तो 1266 से लेकर 1287 तक गुलाम वंश। ये था कुछ गुलाम वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक में वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी राजधानी थी हम्पी, इसकी राजभाषा थी तेलुगु, और ये अपने पिता संगम के नाम पर उनका जो वंश था वो संगम वंश कहलाया था। नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। नेक्स्ट हमारा इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये किसने किया, हरिहर प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का जो था वो विजयनगर की स्थापना जो है वो विद्याधर संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो उनका नाम था गंगा देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। देखिए हुआ क्या था कि हरिहर प्रथम जो था वो मधुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी थी। एक जो था वो कुमार सबल के नेतृत्व में और दूसरा जो था वो कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन जो था वो अडयार के मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था और इसी की पत्नी थी गंगा देवी, जो कि अपनी पति का विजय अपने ग्रंथ मधुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीना था किसने, हरिहर द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1377 ईस्वी की बात है जब बुक्का की मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुत्र जो है वो हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 1404 तक सिंहासन पर बैठता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करता है और इस हरिहर द्वितीय की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को ही छीनना था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश का आरंभ किया, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये बिल्कुल सही है।
फोर्थ वन कह रहा है कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युतदेव राय थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों का चारों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी 1, 2 और 3, 4। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः जो है वो कुछ वंशों ने शासन किया। वो 4 वंश थे। कौन कौन? सबसे पहले आता है संगम, फिर आता है सलूब, फिर आता है तुलुब और फिर आता है आरबीडू वंश। नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध उसने कुलू कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसको कि वो पराजित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुलू कुतुब शाह। देखिए, कृष्णदेव राय के बारे में एक जो बाबर था, वो जब अपनी आत्मकथा लिखता है बाबरनामा, उसमें यह कहता है कि कृष्णदेव राय जो है वो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज की अगर बात करते हैं तो वो 8 तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि थे, उन्हीं को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और ये जो कृष्णदेव राय है, इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो देखिए, आंध्र भोज हो गया, अभिनव भोज हो गया, आंध्र पितामह हो गया, ये सब कृष्णदेव राव को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णदेव राव। नेक्स्ट हमारा अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित था? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें ही हम लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कृष्णदेव राय ने किस नए नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने नांगलपुर की स्थापना की थी, नांगलपुर नगर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नांगलपुर नगर हो गया, हजारा मंदिर हो गया, विठल स्वामी मंदिर हो गया, ये सब का निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय ने ही किया था। नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और नागलपुर नगर, ये सब का निर्माण किसने करवाया है? कृष्णदेव राव ने करवाया है। नेक्स्ट हमारा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। ये जो अब्दुल रज्जाक है, इसी के अब्दुल रज्जाक के अनुसार ही विजयनगर में पुलिस वालों की जो वेतन है वो वेश्यालय की आय से दिया जाता था, इसी के कहने के अनुसार। नेक्स्ट हमारा निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो निकोलो कॉन्टी का था, ये इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। निकोलो कॉन्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो था वो देवराव प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। और निकोलो कॉन्टी ने ही लिखा था कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास है, जो कि कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात कौन कौन है? ये नन्नन है और टिक्कन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3 और 4। देखिए, महाभारत के तेलुगु अनुवाद का जो कार्य है वो 11वीं शताब्दी में नन्नन के द्वारा प्रारंभ किया था, जिसके 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा और फिर 14वीं शताब्दी में एरन द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो अभी हम लोगों ने देखा विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। नेक्स्ट हमारा निम्नांकित में से किसके राज्यरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? मतलब अभी 2009, 10, 11 में 500 वर्ष, मतलब 2020 के आसपास। तो ये बात कर रहा है कृष्णदेव राव को ही, क्योंकि कृष्णदेव राव का जो राज्यरोहण हुआ था वो हुआ था 1509 में, और ये 1529 तक शासन करते हैं। तो 1509 में 500 वर्ष जोड़ दीजिए तो हो तो गया है 500 वर्ष। ठीक है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं तो हरियर प्रथम आप लोगों को पता ही होगा, ये 1336 से लेकर 1356 तक। ठीक है। और वहीं कुलतोंग प्रथम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1070 से लेकर 1120 तक। नेक्स्ट हमारा 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर, इसकी संयुक्त सेनाएं थी जो कि विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है। इसकी जो संयुक्त सेना था, मतलब किसकी किसकी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की, इसमें बरार शामिल नहीं था, ये याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कौन शामिल नहीं था, तो बरार शामिल नहीं था। तालीकोटा के युद्ध से और याद रखिएगा, तालीकोटा का जब युद्ध होता है तो उसमें विजयनगर का जो शासक था वो सदाशिव राव था, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति जो थी वो उसकी मंत्री राम राय के हाथों में थी।
नेक्स्ट पूछ रहा तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में। तालीकोटा के युद्ध से याद रखिएगा, इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन भी हुआ था, और तालीकोटा युद्ध के बाद जो सदाशिव था वो तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन बना था? तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था था भू राजस्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। देखिए, विजयनगर राज्य की अगर बात करते हैं तो इसके स्रोत तो बहुत सारे आए थे, जैसे भू राजस्व हो गया, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर, ये सब सही था। लेकिन राजस्व का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था वो भूमि कर था। भूमि जो था उसकी भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग जो है वो भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट हमारा, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की काराधन व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर जो है वो नियत होती थी। ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता था, सबसे पहले भूमि को भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और फिर उसके उपज का 1/6 भाग जो है वो भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। फिर एक कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये किसके करता है? हम्पी का खंडर करता है। हम्पी का खंडर जो है वो वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का भी प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर काल में जो बना विरूपाक्ष मंदिर है वो भी यही हम्पी में बना है, और हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम्पी जो है वो कितने रुपए नोट के पीछे छपा हुआ है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम्पी जो है वो कितने रुपए के नोट के पीछे प्रदर्शित किया गया है? नेक्स्ट हमारा, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम कब से कब तक था? 1356 से लेकर 1377 तक, और 1374 में इसने चीन के सम्राट के पास अपना एक दूत मंडल भेजा था। बुक्का प्रथम से एक चीज और याद रखिएगा, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की भी उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं वो कहाँ अवस्थित है? अभी हम लोगों ने देखा ये कहाँ अवस्थित है, हम्पी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। विठल मंदिर का निर्माण जो है वो विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राव के द्वारा करवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आज एक और क्वेश्चन पूछा हूँ कि हम्पी जो है वो कितने रुपए के नोट के पीछे प्रदर्शित किया गया है, उसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।